बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। हमारा जो लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, दैट इज लेक्चर नंबर 11। विटामिन्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का विटामिन के, अ फैट सॉल्युबल विटामिन के। इससे पहले जो हमने विटामिन्स में स्टडी किया, दैट वर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन ए, डी एंड ई। आज हम विटामिन के स्टडी करेंगे। उससे पहले हमने विटामिन ई की डेफिशिएंसीज देखी थी, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लाइक एडिमा। इट इज आल्सो कॉल्ड पफनेस। इसको हम पफनेस भी बोलते हैं। जैसे पफ होता है ना, हम प्रेस करें तो स्वेलिंग सी होती है। और यहां पर मेंशन था आपके नोट्स में और आपके लेक्चर में, एडिमा इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स कहते हैं शीरख्वार बच्चे जो होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज जो होते हैं। होता क्या है, व्हेन देयर इज एक्सेस फ्लूइड, बहुत ज्यादा फ्लूइड ट्रैप्ड विद इन द टिश्यूज ऑफ बॉडी, बॉडी के टिश्यूज में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, रह जाता है। एडिमा और स्वेलिंग कैन रिजल्ट। एडिमा और स्वेलिंग उसके नतीजे में हो सकती है। दिस कंडीशन कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ चाइल्ड्स बॉडी। चिल्ड्रन के किसी भी पार्ट पर हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जिन एरियाज में होती है, दैट वर हैंड्स, आर्म्स, फीट, एंकल एंड लेग्स। हाथों पर, पांव पर, बाजू पर, एंकल्स पर, ये जो कोहनिया पर, जो जहां ये हमारा ज्वाइंट होता है वहां, एंड लेग्स और टांगों पर। दिस स्वेलिंग और दिस पफनेस इज कॉल्ड एडिमा। क्लियर है? एक पॉइंट और था, दैट वाज लिवर नेक्रोसिस, सेल डेथ। और सेल्स कौन से हैं? लिवर के। तो इस तरह से लिवर नेक्रोसिस हो जाता है। लिवर का जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। लिवर जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी फंक्शन, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। ऑब्वियसली जब लिवर काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी जो है वो अपने सिस्टम्स को ठीक से मेंटेन नहीं करेगी। खून नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा। देन मसल डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट कॉज प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल मास। मसल्स का जो मास है, उसका जो वॉल्यूम है, हुजम है, वो कम हो जाता है। ये डायग्राम में देख सकते हैं। इट इज अ नॉर्मल मसल एंड दिस वन इज अ मसल डिस्ट्रॉफी पेशेंट। मसल देख रहे हैं, फ्लैट है, जबकि यहां पर स्वोलन है थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इज डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रॉफी है, नॉर्मल नहीं है, स्क्लेरोसिस हो गया। देन यहां पर भी आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं क्लियरली, नॉर्मल है बाइसेप्स, जबकि यहां पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। These are biceps and these are dystrophy biceps. Muscles are not at their proper place. They have no proper mass. Then RBCs के बारे में, hemolysis के बारे में हमने पढ़ा था। Red blood cell become fragile, कमजोर and undergo premature death. Premature death हो जाती है। Vitamin E deficiency through quite rare, बहुत कम होती है, but it can cause hemolytic anemia because vitamin E protect the red blood cell membrane from oxidative stress. ऑक्सीजन के स्ट्रेस से ये बचाती है, लेकिन जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंडर आएगी और उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, हिमोलाइज हो जाएगी। क्लियर हो क्या? ये कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो आपको बताने जरूरी थे, आपका डेफिनेशंस, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि
आपने पढ़ी हैं लेकिन क्लियरली आपको उस टाइम पर विजिबल नहीं थी। डायग्रामेटिकली शो करवाने का मकसद ये होता है कि आपको वो चीज अगर याद नहीं आ रही तो कम से कम डायग्राम जहन में लाकर आप उस चीज को मॉडिफाई करके लिख सको। कॉपी पेस्ट जरूरी नहीं होता हर चीज का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग वर्ड बाय वर्ड लिखने जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल लिख दें, कॉन्सेप्ट क्लियर लिखें ताकि समझ आ जाए चीज। अब आपको पता है नेक्रोसिस मीन सेल डेथ कैसे हो रही है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, या सब आपने पढ़ा हुआ है। जब एक व्यू आपके जहन में रहता है तो आप उस चीज को लिख सकते हो किसी ना किसी तरह। अगर वाइवा में पूछ रहे हैं तो आपको अगर लिखना नहीं आ रहा, आप उस चीज को डायग्राम के थ्रू सोचकर बता सकते हो। क्लियर है? देन आज जो हमने पढ़ना है दैट इज विटामिन के। विटामिन के, स्पिनच इसका सोर्स है, बीन्स फलियां, स्ट्रॉबेरीज, मीट, फिश ऑयल, एग, सोयाबीन, ब्रोसली एंड एस्परागस। क्लियर हो गया? एस्पैरागस जो है इसकी ये शूट्स हैं, तो इसकी शूट्स जो है वो एडिबल होती हैं। कुछ कंट्रीज में जो सर्द मौसम आता है तो उसमें इसको खाया जाता है। स्पैरो शूट्स भी इसको कहा जाता है। और आपने फार्माकोग्नोजी में भी पढ़ा होगा एस्पैरागस ऑफिशिनैलिस के नाम से इसको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज विटामिन के। ये कुछ इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ कोट की है। द नेम ऑफ दिस विटामिन कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड कोएगुलेशन सिग्निफाइंग इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग में जरूरी है। यानी जब पेशेंट के अंदर कोई इंटरनल इंजरी हो जाए, बॉडी के अंदर कोई जख्म हो जाता है, समझ नहीं आता कि किस तरह उसको स्टॉप किया जाए, तो ऑपरेट से पहले उसको विटामिन के दिया जाता है ताकि अगर हीलअप हो सके तो विटामिन के उस ब्लड को कोगुलेट करवाकर प्लग बनाकर उसको स्टॉप करवाए। तो विटामिन के के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये फिर कोफैक्टर्स बनाता है, कोएगुलेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, वारफ्रिन बनाता है। तो इसको फिर यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? तो इट इज फ्रॉम जर्मन वर्ड, देन ऑल्सो नोन एज मेनाकिनोन। मेनाकिनोन क्विनोन से मेरा ख्याल आप सब लोग वाकिफ होंगे क्या होता है। सिंकोना से हासिल हो रहा है। क्विनीन, क्विनिडीन, क्विनोन, सिंकोनीन, ये सारे सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली है, अल्कलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, वट एवर इट इज, ये आपका काम है देखना, क्योंकि ये आप लोग अभी पढ़ चुके हैं फार्माकोग्नोजी में। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इन फैट, insoluble in water and soluble in fats. Sorry, insoluble in water and soluble in fats because it is a fat soluble vitamin. कलर इसका येलो होता है। फिजिकल स्टेट इसकी सॉलिड भी हो सकती है, ऑयली भी हो सकती है। फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, ऑयली भी हो सकती है। डिस्कवरी इसकी की गई, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1929। was first discovered in 1929. It is discovered in crystalline form in 1937. फिर इसकी क्रिस्टल्स की फॉर्म को भी डिस्कवर किया गया 1937 में। That's why it also exists in the form of solid. That's why it also exists in the form of solid. क्लियर हो गया? मेनाक्विनोन कहा जाता है, वाटर में इनसॉल्युबल है, येलो कलर का, सॉलिड भी हो सकता है, ऑयली लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड में फॉर्म है क्रिस्टलाइन,
डिस्कवर किया गया क्रिस्टल फॉर्म को 1937 में, एंड फर्स्ट टाइम विटामिन के को डिस्कवर किया गया इन 1929. देन द टू प्राइमरी विटामिन के फॉर्म्स आर विटामिन K1 and vitamin K2. K1 is phylogenone and K2 is menaquinone. Phylogenone and menaquinone. क्लियर हो गया? बस ये जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है. फाइलोकिनोन क्या होते हैं, मेनाकिनोन क्या होते हैं, ये चीज इनके स्ट्रक्चर के वेरिएट करती है, तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है. K1 में इस तरह स्ट्रक्चर है, K2 के अंदर यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ से ये ग्रुप खत्म हो जाते हैं तो ये K2 बन जाता है. जो हमारा एक्टिव फॉर्म है हमने उसको स्टडी कर लेना है जस्ट. क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर में जरा आप देखें कि क्या इसमें 31 कार्बन है. इसको जरा काउंट करें, इसमें 31 कार्बन मौजूद हैं या नहीं. ओके, यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Now side chains 26, 27, 28, 29, 30, and this one is 32. Then hydrogens, as you know, there are double bonds, so there is no hydrogen attached. All 4 bonds are fixed. Only one hydrogen is there. Carbon 1, 3 bonds, 1, 2, and 3. Fourth hydrogen, 1, 2, 3, 4. 4 hydrogens are there. Here is no hydrogen because 1, 2, 3 and 4 ये 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी. तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हैं, ये भी बॉन्ड्स पूरे हैं, यहाँ भी पूरे हैं, इधर भी और इधर भी. ये सारा सेंटर का स्ट्रक्चर, क्विनोन का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट है. तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 4 5 6, देन 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, देन 14 हो गए, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. देन साइड चेन्स 3 3 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 28. एंड देन 1 2 3 4 5 6 6 3s are 18. 28 and 18s 46. क्लियर हो गया? 2 ऑक्सीजन यहाँ नजर आ रहे हैं आपको. तो ये हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस हो गया. अगर बने तो बनाए, अदरवाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दें, दैट इज इनफ. गलत नहीं बनाएंगे आप स्ट्रक्चर किसी सूरत में. ना लिखने के तो मार्क्स आपको बचत हो जाएगी, लेकिन गलत बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स जरूर कटेंगे. थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम ले लेंगे यहाँ के डिफरेंट फॉर्म्स जो मौजूद होती हैं. K1, K2 एंड K3 हैं जो इसकी फॉर्म्स अवेलेबल हैं. K1 एंड K2 यूटिलाइज होती है, K3 को यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये जैसे अब न्यू नेट्स हैं, अगर उनमें उनकी बोन्स में कैल्शियम की कमी है, उनको ये इंजेक्शन दिया जाए K3 का, तो बाज औकात उनके अंदर सॉफ्ट बोन्स जो है उनकी वो डिस्टर्ब हो जाती हैं. या इसके अलावा ब्रेन पर अफेक्ट होता है, उनके ब्रेन पर अफेक्ट होता है. वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू ये अफेक्ट होता है, इसकी कन्वर्जन होती है डिफरेंट ग्रुप्स में. सम टाइम विटामिन के कन्वर्ट होता है विटामिन K2 में, फिर यूटिलाइज होता है. बट K3 एज सच यूटिलाइज नहीं किया जाता. अगर जरूरत होती है तो आर्टिफिशियली सिंथेटिकली इसको प्रिपेयर कर लिया जाता है. K1 हमारे पास प्लांट्स में है, फाइलोकिनोन्स, और K2 हमारे बैक्टीरियाज में, एनिमल्स में, हमारे इंटेस्टाइनल
इंटेस्टाइन और गट के अंदर ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स बॉडी में ये मौजूद होता है। बैक्टीरियाज के अंदर इकोलाई बैक्टीरियाज जो हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। देन K1, K2 एंड K3। K1 फाइलोक्विनोन प्लांट्स में, K2 मेनाक्विनोन बैक्टीरिया में, इंटेस्टाइन के और गट के। विटामिन K3 मेनाडाइओन बोलते हैं इसको। इन द बोन्स ऑफ एनिमल्स, आल्सो इन प्लांट्स बट नॉट वाइडली यूज्ड। रोल ऑफ विटामिन K, इट इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे अगर प्रोथ्रोम्बिन है तो हमारे लीवर से ये प्रोथ्रोम्बिन को बनवाएगा। लीवर को प्रोथ्रोम्बिन बनाने में हेल्प आउट करेगा। इट हेल्प इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कोएगुलेशन करवाने में ये हेल्प करेगा। ब्लड की कोएगुलेशन में हेल्प करेगा। लाइक दिस वन here, thromboplastin act as a prothrombin factor converted into thrombin। ये देख रहे हैं कैल्शियम है, विटामिन K है, ये जाकर एक्ट कर रहे हैं और जहां से ब्लीडिंग का पॉइंट है वहां पर उसको स्टॉप कर रहे हैं। थ्रोम्बिन प्लग बन रहा है, प्रोथ्रोम्बिन कोएगुलेट करवा रही है ब्लड को। बनाना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। बनाना है तो सही बनाना है, गलत नहीं बनानी कोई चीज। इट इज ऑप्शनल, जस्ट आपको समझाने के लिए यहां पर मैंने ऐड किया। देन इट प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस बाय फॉर्मिंग प्रोटीन कॉल्ड ऑस्टियोकैल्सिन। बोन की डिजीज से बचाता है ये विटामिन K। प्रोटीन बनाता है ऑस्टियोकैल्सिन जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद प्रोटीन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। क्लियर हो गया? एक्ट एज हेमरेजिक विटामिन, एंटी हेमरेजिक विटामिन। अब एंटी हेमरेजिक एजेंट एक ऐसी चीज है जो प्रमोट करेगी हीमोस्टेसिस को। अब आपको हीमोस्टेसिस से पता चलेगा कि शायद ब्लड का लॉस हो रहा है, बट हीमोस्टेसिस मीन इट स्टॉप्स ब्लीडिंग। तो ये प्रमोट करेगा हीमोस्टेसिस के फिनोमिना को कि वो प्रोटीन हमारी जो ब्लड है उसको स्टॉप करे, उसकी कोएगुलेशन करवाए। तो इट प्रमोट हीमोस्टेसिस। क्लियर हो गया? डोंट मिक्स इट विद होम्योस्टैट। होम्योस्टैटिक फंक्शन इज समथिंग एल्स एंड हीमोस्टैट मीन हीम मीन ब्लड, स्टैट मीन स्टॉप करवाना। तो हीमोस्टेसिस स्टॉप्स ब्लीडिंग। क्लियर है? तो इट प्रमोट हीमोस्टेसिस या एक्ट एज एंटी हेमरेज विटामिन। It help in respiration and photosynthesis. It help in respiration and photosynthesis. ये जो चीजें मैं यहां हाईलाइट की हैं, जो मैंने इन पॉइंट्स में यहां पर और यहां पर हाईलाइट किया है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। दैट्स वाई इट इज हाईलाइटेड। कि आप इसको एक साइड पर करके लिखेंगे, ठीक है? अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ विटामिन K हेल्प्स इन हीमोस्टेसिस या हाउ विटामिन K हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हाउ इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, तब आप ये क्वेश्चन रीजन यहां मेंशन कर सकते हैं। या आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि किस तरह फाइलोक्विनोन एक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस में। तो ये आपने जो हाईलाइटेड एरियाज हैं, अंडरलाइन एरियाज हैं, उनको आपने सेपरेट करके थोड़ा साइड पे करके लिखना है
और अगर बीच में लिख भी रहे हैं तो वहां आप लोग मेंशन कर देंगे कि इट्स ऑप्शनल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां मेंशन किए हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप लिखें इनको भी, लेकिन टाइम की लिमिट देखकर आपने चीजों को सॉल्व करना होता है। बात समझ आ गई है मेरी? जितनी भी मैंने पहले डेफिनेशंस आपको लिखवाई हैं, जो जो चीजें एड अप करवाई हैं, जो चीज बीच में लिखने की होती है मैं एज सच लिखती जाती हूँ, जो अंडरलाइन करती जाती हूँ, साइड पे करती जाती हूँ, दैट मीन्स वो चीजें एक्स्ट्रा हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं, आपके वाइवा के लिए हैं। समझ आ गई बात? क्लियर है? विटामिन K1 आल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन और फाइटोमेनाडाइन। अब ये चीज आपके पास एक न्यू इंफॉर्मेशन है कि विटामिन K1 जिसको हमने फाइलोक्विनोन बोला, उसका एक और नाम है फाइटोमेनाडाइन। फाइटोमेनाडाइन, विटामिन K1 फाइलोक्विनोन फाइटोमेनाडाइन। तो इट इज मेड बाय प्लांट एंड फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ऑब्वियसली जहां पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है तो ग्रीन पार्ट मींस वहां फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है और ये किसी ना किसी तरह उसके अंदर अपना रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा, दैट इज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों कर रहा है यहां आपको बता दिया गया है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, ब्रोसली एटसेट्रा। एक्ट एज अ कोएंजाइम इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETC में इसको यूज किया जाता है। क्या होती है ETC हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 2 जब हम पढ़ेंगे पार्ट बी कार्बोहाइड्रेट्स, तब हम उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देन डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ब्लड को क्लॉट करवा रहा है, जल्दी खून को जमा रहा है, अगर ये नहीं होगा तो खून जल्दी नहीं जमेगा। खून को जमाने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, वो देर से जमेगा, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। देर से क्लॉट बनेंगे, देर से ब्लड को एगुलेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन कम हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाएगा, हाइपोमीन कम, तो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। डिलेड कोएगुलेशन टाइम, कोएगुलेशन टाइम यानी खून को जमने का जो वक्त चाहिए वो देर से जमेगा, डिले हो जाएगा। वो जहां 1 मिनट में क्लॉटिंग हो रही थी, कोएगुलेशन हो रही थी, अब वो 5 मिनट में होगी। रीजन, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं बन रहा, तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। परफ्यूज ब्लीडिंग ऑन स्लाइट इंजरी, परफ्यूज ब्लीडिंग ऑन स्लाइट इंजरी। परफ्यूज का मतलब होता है बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, अगर थोड़ा सा भी कट लग जाएगा, थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K, डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स विल नॉट फॉर्म्ड, लाइक फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, ये सारे फैक्टर्स नहीं बनेंगे। हेमरेजिक स्टेटस अराइज हो जाएगा, ब्लड क्लॉट कर रहा है पहले, लेकिन अब ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा, वेन्स फट रही हैं, रप्चर हो रही हैं, परफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, तो हेमरेज हो जाएगा। डोज है इसकी 5 mg या 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। ये कुछ फैक्टर्स, कुछ नहीं वही फैक्टर्स जो हमने देखे कि डेफिशिएंसी की वजह से नहीं बन रहे, फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, ये हैं फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। इन ब्लड क्लॉटिंग विटामिन K इज नीडेड एज अ को फैक्टर टू एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए विटामिन A की जरूरत है, लेकिन अगर विटामिन A नहीं है तो उसकी वजह से ये चारों फैक्टर्स नहीं बनते, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर 2 जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग फैक्टर 7 जिसका नाम है प्रोकॉन्वर्टिन,
देन क्लॉटिंग फैक्टर 9 थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10 स्टुअर्ट फैक्टर। जरूरी नहीं है कि आपसे ये ही सिंपल पूछे जाएं 2, 7, 9 एंड 10। आपसे ये नाम भी पूछा जा सकता है कि प्रो कन्वर्टिन कॉल्ड एज फैक्टर डैश इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के, या थ्रोम्बोप्लास्टिन इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इज आल्सो नोन एज फैक्टर डैश, फैक्टर 9। तो फैक्टर का नंबर और फैक्टर का नाम दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। विटामिन के इनको बनाता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ये चारों फैक्टर्स नहीं बनेंगे और इसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया होगा, डिलेड कोएगुलेशन टाइम होगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। ये चारों फैक्टर्स रिलेटेड हैं इससे, इसकी कमी से, इन 4 फैक्टर्स की कमी से। क्लियर हो गया? अब यहां पर हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन खत्म हो जाएंगे, विटामिन ए, डी, ई एंड के। नेक्स्ट जो हमने पोर्शन स्टार्ट करना है दैट इज ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन का। वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंथी है, बट इजी है। जैसे ये इतने मुश्किल नहीं है, वो भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसमें हम विटामिन B1 पढ़ेंगे, B2 पढ़ेंगे, B3 पढ़ेंगे, विटामिन B6, B12 पढ़ेंगे एंड विटामिन C पढ़ेंगे। तो अब जो आपका टेस्ट है आज दैट इज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स 25 मार्क्स का, तो उसमें आपके MCQs होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और डिफरेंसेस होंगे। आप करेंगे और मुझे बता देंगे कि आपका टेस्ट हो गया है। नॉट इन द ग्रुप, ग्रुप में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। जिस बच्चे ने ग्रुप के अंदर अपना टेस्ट सेंड किया या ग्रुप के अंदर कोई इररेलेवेंट मैसेज किया कि हमारा टेस्ट हो गया है, हमारा टेस्ट रह गया है, हमने इतने क्वेश्चन किए थे, मैडम हम कल देंगे, मैडम परसों देंगे, या व्हाटसोएवर, तो वो उसी टाइम ग्रुप से रिमूव हो जाएगा और मैं दोबारा उसको किसी सूरत में ऐड नहीं करने दूंगी। बात समझ आ गई अच्छे से? जो क्वेश्चन है आपका टेस्ट से रिलेटेड, मैंने आपको टेस्ट सेंड कर देना है इंस्ट्रक्शंस के साथ कि आपने इस टेस्ट को इस तरह से सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शन सेम है, 3 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, 4 बजे टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसी दौरान मैं आपकी अटेंडेंस ले लूंगी, जितने स्टूडेंट्स होंगे। 24 स्टूडेंट्स लास्ट टाइम थे, इस बार देखते हैं कितने स्टूडेंट्स होंगे। अटेंडेंस उनकी लगेगी जो कि मुझे बताएंगे कि हमने टेस्ट कर लिया है, नॉट इन द ग्रुप। सेपरेट मुझे बताएंगे, सेपरेट मैसेज कर देंगे प्राइवेटली कि योर टेस्ट इज डन। अगर मैं आपको कहूं कि सेंड मी द स्क्रीनशॉट तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अगर नहीं तो आप अपने पास उस टेस्ट को रखेंगे, उस टेस्ट को चेक करेंगे और अपने पास उसको सेव रखेंगे। जब मैं आपके मार्क्स लगाऊंगी, दोबारा रीचेकिंग करूंगी, तब आप मुझे अपने वो टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आज आपका टेस्ट नंबर 2 है। क्लियर हो गया? किसी किस्म का इररेलेवेंट मैसेज ग्रुप में नहीं आएगा। टेस्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको टेस्ट के साथ ही सेंड कर दूंगी। आपने जो क्वेश्चन करना है वो आप सेपरेटली पूछेंगे। ग्रुप के अंदर डिस्टरबेंस नहीं होगी, मैं ग्रुप के किसी स्टाफ मेंबर को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी आपको। लिहाजा आपने जो मैसेज करना है, जो बात पूछनी है, आप प्राइवेटली पूछें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें, मैसेज करें, आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ें, इसको सही से नोट डाउन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन के। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।